गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो एक बार फिर से आपका सीसीस कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और हमने पिछले वीडियो के पार्ट 1 में प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस किया था कि प्रोनाउंस क्या होता है बेटा, कि वो वर्ड्स जो नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन होता है। और हमने पढ़ा कि प्रोनाउंस की जरूरत क्यों पड़ती है, कि नाउन का रिपीटिशन ग्रामर में गलत माना जाता है, उसके रिपीटिशंस को रोकने के लिए हमें प्रोनाउन की जरूरत पड़ती है। कितनी टाइप्स के प्रोनाउन थे वो हमने पढ़ा और हमने पर्सनल प्रोनाउन को डिस्कस उसमें किया। तो पर्सनल प्रोनाउन से कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि आपके सीजीएल के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं 13 से 21 तक का जो आपका एग्जाम था, तो उनमें से क्वेश्चंस दे रखा था। तो जरा ये बेटा देखना एक बार, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चंस है। तो इस क्वेश्चंस की अगर बात करें, द आर्टिकल सजेस्ट करता है, क्या करता है कि दैट व्हेन अ पर्सन इज अंडर अनयूजुअल स्ट्रेस, कि जब कभी भी एक व्यक्ति क्या होता है बेटा, स्ट्रेस में होता है, दबाव में होता है, तो यू शुड बी स्पेशली केयरफुल। ये यहां पर आपका केयरफुल होना चाहिए, केयरफुल टू ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट और नो एरर। तो इस सेंटेंस में कॉमन एरर में पूछा गया था, हमने कॉमन एरर यूज करना था इसके लिए। तो बेटा देखो जरा यहाँ पर क्या एरर रहेगा, मैंने बताया था कि वर्ब इज द हार्ट ऑफ ए सेंटेंस। सबसे पहले आपको वर्ब ढूंढना है, वर्ब आपने फाइंड करनी है। तो हम इसमें देखा कि वर्ब एक तो सजेस्ट वर्ब है, इस सजेस्ट वर्ब का सब्जेक्ट क्या है बेटा, आर्टिकल है, ये सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन के साथ हमने क्या यूज किया, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। उसके बाद हमने यूज किया कि दैट व्हेन अ पर्सन इज, बेटा इज वर्ब का सब्जेक्ट कौन हुआ, अ पर्सन, ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, इज वर्ब का सब्जेक्ट ये है। उसके बाद अंडर अनयूजुअल स्ट्रेस यू, अब ये है हमारा यू प्रोनाउन। आप सबको पता कि जब भी हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो किसी न किसी नाउन के बदले में हमने यूज किया होगा। अब इस यू का प्रयोग हमने किस नाउन की जगह पर किया है, तो आप अगर सेंटेंस में देखोगे तो कि यू शुड बी स्पेशली केयरफुल, तो केयरफुल किसको रहना पड़ेगा बेटा, इस व्यक्ति की बात कर रहा है, इस पर्सन्स के बारे में बात कर रहा है। तो ये पर्सन्स है, तो इस पर्सन्स के लिए हम क्या यूज करेंगे बेटा, यू तो यूज नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर पर्सन्स क्या है, थर्ड पर्सन्स है। अगर हम पर्सन की बात कर रहे हैं तो ये पर्सन यहाँ पर थर्ड पर्सन है, क्योंकि जब भी बातचीत होती है स्पीकर और लिसनर के बीच में होती है, बोलने वाला फर्स्ट पर्सन और बेटा सुनने वाला सेकंड पर्सन। तो हम इस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, ये हमारी बातचीत में शामिल नहीं सेंटेंस में, तो ये क्या थर्ड पर्सन। और बेटा थर्ड पर्सन के लिए जब भी आप प्रोनाउन यूज करते हो तो यू यूज नहीं कर सकते। थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस क्या बताए थे मैंने आपको, ही, सी, इट और दे बताया था। तो व्यक्ति के लिए अगर वो पुरुष है तो ही यूज करते हैं, वो फीमेल कैटेगरी का सी यूज करते हैं, एक से ज्यादा होते तो बेटा यहाँ पर अगर पर्सन्स होता तो हम दे यूज कर लेते हैं। अब समस्या ये है कि पर्सन मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पर आप यू मत लिखना बेटा, ये एरर था, इस पार्ट में एरर था, ये यू नहीं आएगा। या तो यहाँ पर आप लिखो ही, या फिर क्या लिखो आप सी लिख सकते हो, या तो आप ही लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, सी लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट मैंने एक और बताया था कि जब कभी ऐसी कंडीशन आए कि आपका कॉमन जेंडर दे दिया जाए, ये कॉमन नाउन है बेटा, ये फीमेल भी हो सकता है मेल भी, तो मैंने आपको बताया था कि अगर उसमें से भी प्रियोरिटी देनी पड़े, अगर उसमें से भी हमें प्रियोरिटी देनी पड़े तो मेल कैटेगरी को ज्यादा प्रियोरिटी दी जाती है। तो आपको अगर इन दोनों में से या तो ही भरो या सी, अगर फिर भी ऑप्शन में दे दिया जाए कि एक ऑप्शन में ही है और एक ऑप्शन में सी, तो बेटा किसको प्रेफर करोगे आप, ही को। तो इस सेंटेंस के अंदर ये एरर था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में दिए जाते हैं कि जब कोई सेंटेंस में नाउन दे दिया जाता है और उस नाउन के बदले में जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो गलत प्रोनाउन आपको दे देंगे, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा आसान आंसर था इसका, तो ध्यान रखना बेटा, इस तरह के एरर पेपर में पूछे जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना, दूसरा हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है कि एक सिंपल सा रूल आता है कि देखो वर्ब है और वर्ब से पहले हमने क्या यूज करना चाहिए, सब्जेक्टिव केस, और बेटा वर्ब के बाद क्या यूज करना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। बड़ा सिंपल पॉइंट कि सर वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, वर्ब से पहले ऑब्जेक्टिव केस करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा बेटा, देम
will assist सी। मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, ये एक स्टेटमेंट मैंने लिखी बेटा, देम विल असिस्ट सी। अब सबसे पहले आपको वर्ब ढूंढनी है, वर्ब होगी हमारी असिस्ट, हेल्प करना बेटा। अब वर्ब से पहले मैंने आपको क्या बताया, रूल क्या आपका, कौन सा केस लिखना है, सब्जेक्टिव केस। तुम ही बताओ ये देम किस केस में बेटा, दे, देयर, देम। देम तो ऑब्जेक्टिव केस है, आपने क्या लिखना है यहाँ पर, सब्जेक्टिव केस लिखना है। तो देम गलत दे दिया, तो यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, दे लिखना चाहिए। इस तरह से एक बड़े से सेंटेंस में क्या करेगा, वर्ब से पहले ऑब्जेक्टिव केस लिख देगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका गलत। तो ध्यान रखना, वर्ब से पहले कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस। और बेटा वर्ब के बाद कौन सा केस कहोगे सर, ऑब्जेक्टिव केस। तो सी तो गलत है बेटा, सी तो सब्जेक्टिव केस है, तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा यहाँ पर, हर होगा। तो इस तरह से पेपर आपके एरर देगा। एक और सेंटेंसेस देखो, मैंने लिखा सी एंड हिम नो आई। ये एक सिंपल सा सेंटेंस। और देखो सबसे पहले हमने क्या देखा बेटा, वर्ब देखा। अब वर्ब से पहले कौन सा केस आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। तो सी तो सब्जेक्टिव केस में ठीक है, लेकिन हिम तो बेटा ऑब्जेक्टिव केस है, तो क्या होगा गलत। तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, ही। सी एंड ही नो। उसके बाद देखा कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, आई तो सब्जेक्टिव केस है, तो आई का क्या करना पड़ेगा, हमें मी करना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना होगा कि देखो वर्ब से पहले आप सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करोगे, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन यूज करोगे। तो ऐसा ही इसमें से आपके लिए एरर पूछा जा सकता है। बेटा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। सेकेंड पॉइंट देखो, सेकेंड पॉइंट आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछ लेगा, किस तरह का आपसे एरर पूछा जा सकता है कि प्रेपोजिशंस देगा बेटा, प्रेपोजिशंस। तो ध्यान रखना, प्रीपोजिशंस के बाद हमेशा जो भी आप प्रोनाउन लिखोगे या नाउन लिखोगे वो किस केस का होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस का होना चाहिए। आप प्रेपोजिशंस के बाद जो भी प्रोनाउन लिखोगे उसको किस केस में लिखना, आपने ऑब्जेक्टिव केस में लिखना है। और तुम पढ़ चुके हो इसको, जब हम किसी प्रीपोजिशंस के बाद कोई ऑब्जेक्टिव केस का नाउन प्रोनाउन लिख देते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्रेपोजिशन फ्रेज बोलते हैं बेटा, उसको प्रेपोजिशन फ्रेज बोला जाता है। बेसिक में हम पढ़ चुके हैं इसको। जैसे मैंने लिखा एक सिंपल सा सेंटेंस, मैंने कहा टू आई दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। इससे ठीक पहले मैं एक पॉइंट और करवाना आपको चाहता हूं। देखो मैंने लिखा टू राम, मैंने लिखा बेटा टू फॉर रवि। ये दो पॉइंट हल्के लिखे मैंने, हल्के फुल्के पॉइंट है बेटा, बिल्कुल सिंपल से। अब टू क्या है, प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद राम नाउन है, तो ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। किसका बेटा, प्रीपोजिशन। तो प्रेपोजिशंस के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आता है वो उस प्रीपोजिशंस का क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो हम ऑब्जेक्ट को ही क्या बोल देते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में। तो ये जो राम है ये किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में। फोर प्रेपोजिशंस है, तो फोर प्रीपोजिशंस के बाद आपने रवि नाउन को लिखा, तो रवि क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। कि रवि जो है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, और किसका ऑब्जेक्ट है, कि सिर्फ फोर प्रीपोजिशंस का ऑब्जेक्ट है। ये दो पॉइंट क्लियर बेटा आपके। तो नाउन जब हम लिखते हैं किसी प्रीपोजिशंस के बाद तो वो होता तो ऑब्जेक्ट ही है, ऑब्जेक्टिव केस ही होता है, लेकिन उसकी शक्ल नहीं बदलती। समस्या कहाँ आएगी, प्रोनाउन में। कि जब हम प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं तो कुछ प्रोनाउंस हमारे ऐसे हैं जिनकी शक्ल चेंज हो जाती है। जैसे आई का आप ऑब्जेक्टिव केस बनाओगे तो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो नाउन वाले पोर्शंस में आपके गलती होने के चांसेस नहीं, इसलिए यहां से क्वेश्चंस नहीं देता पेपर वाला, प्रोनाउन के पोर्शंस में से यहां से गलती देगा आपको। अब देखो ये जरा सेंटेंस, मैंने कहा भी टू आई दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो अगर हम टू को देखेंगे तो टू क्या प्रेपोजिशंस है, और अभी बताया बेटा प्रीपोजिशंस के बाद कौन सा केस आता है, चाहे आप नाउन लिखो चाहे प्रोनाउन, कौन सा केस आता है, कहोगे सर ऑब्जेक्टिव केस। तो देखो ये आई तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं है, ये तो सब्जेक्टिव, तो आई की जगह हमने क्या लिखना पड़ेगा, मी। तो क्या बन जाएगा, टू मी दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी, कि मेरे लिए यह क्वेश्चन बहुत ही इजी है। आप लिखना चाहो तो इस सेंटेंस को कैसे लिख सकते हो, दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी,
टू मी, आप इसको इस तरह से लिख सकते हो बेटा, टू मी, टू मी। आपने क्या किया, ये जो प्रेपोजिशन फ्रेज थी आप इसको लास्ट में लेके चले गए। अब कहोगे सर ये समझ में आ गया, अब तो बहुत आसान लग रहा है। तो क्या होता है कि जो प्रीपोजिशन फ्रेज होती है ना, वो पेपर वाला, एग्जाम वाला तुम्हें परेशान करने के लिए, तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए क्या कर लेता है, पीछे से उठाकर शुरू में रख देता है, पीछे से उठाकर शुरू में रख देगा, ताकि तुम क्या हो जाओ, पजल हो जाओ। तो ध्यान रखना बेटा, प्रेपोजिशंस के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे मैंने एक और लिखा, मैंने लिखा बेटा बिटवीन, बिटवीन यू एंड आई। अब तुम बताओ ये ठीक है गलत है, कहोगे सर गलत है। बिटवीन तो प्रेपोजिशंस हो गई है, और प्रीपोजिशंस के बाद कौन सा केस लिखोगे, ऑब्जेक्टिव। बेटा यू तो ठीक है, क्योंकि यू की शक्ल जो होती है वो सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में सेम होती है। देखो बोल के देखो, यू, योर, यू, इसलिए यू की दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा बिटवीन के बाद आई भी तो है, तो आई कौन से केस में होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस में। तो आई का हमने क्या करना पड़ेगा, मी। तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखना पड़ेगा, बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन यू एंड मी। तो तुम्हें ध्यान ये रखना है, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कि जब कभी भी प्रेपोजिशंस हो, प्रेपोजिशंस के बाद आप कोई भी प्रोनाउन लिखोगे तो उसको हमेशा किस केस में लिखोगे, कहोगे सर ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। बस पेपर वाला उसको सब्जेक्टिव केस में लिख देता है। जैसे मैंने लिखा फॉर सी। अब तुम बताओ ये ठीक है गलत है, कहोगे सर बिल्कुल गलत है, फोर प्रेपोजिशंस है और प्रेपोजिशंस के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आता, तो सी तो गलत हो जाएगा। सी की जगह क्या लिखोगे, हर लिखोगे। तो इसको लिखना पड़ेगा फॉर हर। बस बेटा ये छोटे छोटे पॉइंट जो है आपके पेपर में दिए जाते हैं, और खासकर ये जो पॉइंट है आपके एसएससी के एग्जाम में, आपके एयरफोर्स के एग्जाम के अंदर दिए जाते हैं, एमटीएस वगैरह के एग्जाम में ज्यादा दे दिए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना। सेकंड रूल हमने क्या पढ़ा कि प्रेपोजिशंस के बाद कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। बेटा चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, कि थर्ड पॉइंट के अंदर क्या पूछ लेता है। अच्छा थर्ड पॉइंट के अंदर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्या करता है कि पेपर वाला कुछ प्रेपोजिशंस ऐसी डाल देता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसको पता ही नहीं चल पाता कि ये प्रेपोजिशंस होगी किस तरह का। कहते कि सर थर्ड रूल देखो, अगर हम रूल थर्ड की बात करें तो कहता कि प्रेपोजिशंस आएगी, आप सबको पता कि प्रीपोजिशंस के बाद कौन सा केस, कहोगे सर अभी पढ़ा था ऑब्जेक्टिव केस। कहता कि ठीक उसके बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी, और इस प्रेपोजिशन से ठीक पहले क्या होता है, एक सब्जेक्टिव केस होता है। ये बेटा कब तुम्हें पता है कि इस प्रीपोजिशंस के बाद जो भी है ये तो ऑब्जेक्टिव केस हो गया। अब बेटा इस वर्ब को किसकी जरूरत है, सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये ऑब्जेक्ट तो इस वर्ब का सब्जेक्ट बन नहीं पाएगा, तो उस वर्ब का सब्जेक्ट फिर कौन बनेगा बेटा, इस वर्ब का सब्जेक्ट ये बनेगा, ये। यानी कि जब कभी भी ऐसी कंडीशंस हो कि इस तरह की कंडीशन हो, तो ध्यान रखना प्रेपोजिशन से पहले जो भी नाउन प्रोनाउन लिखा जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट तो नाउन प्रोनाउन ही बनेगा, तो वो नाउन ये पहले वाले के अनुसार क्या आनी चाहिए, वर्ब। पेपर वाला क्या करता है, इस ऑब्जेक्ट के अनुसार वर्ब यूज कर देता है, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आओ कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा सिंपल सा, मैंने लिखा बेटा ही लाइक आई एम एन ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट बेटा, ऑर्निथोलॉजिस्ट एक कॉमन नाउन होता है, और ऑर्निथोलॉजिस्ट का मतलब होता है ए पर्सन हु स्टडी बर्ड्स, पक्षी वैज्ञानिक भी बोल सकते हो। अब जरा इस सेंटेंस को देखो, कहोगे कि सर लाइक वर्ब भी हो सकती है। तो पहले एक लाइक के बारे में हम देख लेंगे कि लाइक, जब भी हम लाइक को लिखते हैं तो लाइक दो फंक्शंस कर सकता है, एक तो करता है ये वर्ब का काम, और एक क्या काम करता है, प्रेपोजिशंस का। कहते हैं कि जब ये वर्ब का काम करता है तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, पसंद करना, किसी को पसंद करना। जैसे आप बोल देते हो कि आई लाइक हर। अब तुम बताओ, अगर आप लाइक हर लिखोगे तो लाइक वर्ब है, और वर्ब के बाद कौन सा केस आता है, ऑब्जेक्टिव केस। बेटा पहले ही रूल में पढ़ा था कि वर्ब के बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव। तो पेपर वाला अगर यहाँ पर सी लिख देता तो क्या हो जाता, गलत हो जाता ना। तो लाइक है वर्ब, कि मैं उसको लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ।
दूसरा मैंने लिखा बेटा सी लाइक्स हर, सी लाइक्स हर। अब जरा देखो यहां पर भी वही बात है, सी लाइक्स हर भी लिखा जा सकता है, और आजकल तो बेटा आप हिम भी हर भी लिख सकते हो, ऐसी बात नहीं है। 377 के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो बेटा आप हर भी लिख सकते हो, लड़की लड़की को भी तो लाइक कर सकती है, हर बात का गलत मतलब ही थोड़ी होता है। अब जरा देखो बेटा सी लाइक्स हर लिया है, हिम लिख देता हूं मैं, तो वर्ब, अब वर्ब क्या बेटा सी, कहते हैं कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर सिंपल सेंटेंस हो, हमारा असर्टिव सेंटेंस हो, तो हमारा सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो उसके साथ हमने क्या करना पड़ता, सिंगुलर वर्ब लिखनी पड़ती है। बेटा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन पॉइंट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सर एस वाली वर्ब लिखनी पड़ती है, ध्यान रहे। अब दूसरा पॉइंट देखो, कहता है कि सिर्फ प्रेपोजिशन मीनिंग जब होता है तो इसका मीनिंग होता है की तरह, की तरह, की तरह। जैसे मैं कहूं रवि, रवि इज आ हिटलर लाइक, लाइक, जैसे मैंने कहा भाई रवि इज लाइक है हिटलर, मैं इस लाइक को उठाकर कहां रख दूं बेटा, यहां पर अगर रख दूं रवि इज लाइक आ हिटलर, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिख दूं बेटा रवि इज लाइक, ए आर्टिकल को भी हटा लूंगा, फिर रवि इज लाइक हिटलर, तो यहां पर जब हमने लाइक लिखा ना तो लाइक क्या काम करेगा, प्रेपोजिशन का काम करेगा बेटा। रवि किसकी तरह है, हिटलर की तरह है। अगर मैं सेंटेंस को लिखूं रवि इज लाइक हिटलर, तो इसका मीनिंग हो जाएगा रवि किसकी तरह है, हिटलर की तरह है, हिटलर के समान है वो, तो लाइक प्रेपोजिशन का काम करती है। अब जरा इस सेंटेंस के अंदर कहोगे सर आप लाइक का क्या कर दो, एस लगा दो, ये तो वर्ब भी तो हो सकती है, ठीक है जरा मैं कर देता हूं बेटा, मैंने कहा ही लाइक्स, वर्ब बना दिया हमने इसको। अब वर्ब बना दिया तो बेटा वर्ब को एक बात सबको पता कि वर्ब के बाद अगर कोई आप प्रोनाउन लिखोगे तो किस केस में लिखना पड़ेगा बेटा, ऑब्जेक्टिव केस में, तो आई का क्या करना पड़ेगा, मी करना पड़ेगा। फिर हमने लिख दिया बेटा एम, उसके ठीक बाद पीछे वाला सेंटेंस सेम, एन ऑर्निथोलॉजिस्ट। अब दिक्कत ये हो गई कि इस वर्ब का सब्जेक्ट तो ही है, इस एम वर्ब का सब्जेक्ट ही तो हो नहीं सकता, सिंपल सी बात है। अगर एम वर्ब का सब्जेक्ट हिम कैसे, ही कैसे होगा बेटा, लाइक वर्ब का सब्जेक्ट बन गया ये तो। अब ये मी इस वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि इसको सब्जेक्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, मी को आई लिखना पड़ेगा। अगर मैं मी को आई लिख दूं तो ये वर्ब के अनुसार गलत हो जाएगा कि नहीं सर वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस आता है। एम को देखूं तो एम के अनुसार मी को आई लिखना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत है। इसका मतलब ये होगा कि सर लाइक जो है यहाँ पर वर्ब का काम नहीं कर सकती, मीनिंग गलत हो जाएगा, इसका मीनिंग भी नॉनसेंस ही निकलेगा। फिर इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइक यहाँ पर क्या बेटा, प्रेपोजिशंस, और मैंने बताया था कि प्रीपोजिशंस के बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव, तो आई का क्या करना पड़ेगा हमने यहाँ पर मी, लाइक यहाँ पर प्रेपोजिशंस है और लाइक के बाद हमने आई को क्या करना पड़ेगा, मी। तो द रूल देखो, कहता कि सिर्फ प्रीपोजिशंस आ जाए, प्रीपोजिशंस के बाद क्या लिखो, ऑब्जेक्टिव केस, हमने लाइक प्रीपोजिशंस लिखी, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। कहता कि सर वो जो वर्ब आएगी वो वर्ब किसके अनुसार बेटा, प्रीपोजिशन से पहले जो होता है सब्जेक्ट उसके अनुसार, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा, ये प्रीपोजिशन से पहले ये जो ही लिखा ये सब्जेक्ट। अब तुम ही बताओ ही के अनुसार एम तो नहीं आ सकता, क्या लिखना पड़ेगा, इज लिखना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, ही लाइक मी इज एन ऑर्निथोलॉजिस्ट, ही लाइक मी इज एन ऑर्निथोलॉजिस्ट, यानी कि लाइक मी हमारी क्या बनेगी, प्रेपोजिशन फ्रेज। प्रीपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट को हम मिला लें तो उसको बोला जाता है प्रेपोजिशन फ्रेज। तो एक बात और समझ में आई कि सर प्रेपोजिशन फ्रेज लास्ट में से उठाकर पेपर वाला बिल्कुल शुरू में भी लिख सकता है, जैसे हमने फर्स्ट सेंटेंस में किया था, टू मी दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। दूसरा क्या देखा कि सर प्रेपोजिशन फ्रेज तो पेपर वाला क्या कर देता है, सब्जेक्ट के पीछे भी लिख देता है ताकि तुम पजल हो जाओ। तो बेटा उस प्रीपोजिशन फ्रेज को भले ही वो सब्जेक्ट के पीछे लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, वर्ब किसके अनुसार आएगी, इस सब्जेक्ट के अनुसार ही तुमने क्या करना है, वर्ब को फील करना है। आप इस सेंटेंस को ठीक जचाने के लिए क्या करके देखो, प्रीपोजिशन फ्रेज को लास्ट में लिख के देख लो। आप इस लाइक मी को बेटा पीछे लिख कर देखो, बिल्कुल सेंटेंस आपको क्या नजर आएगा, अच्छा समझ में आ जाएगा। अरे बोल के देखो, ही इज एन ऑर्निथोलॉजिस्ट
लाइक मी, बिल्कुल अच्छा लगेगा। तो ये ध्यान रखना, प्रेपोजिशन फ्रेज को पेपर वाला शुरू में भी दे सकता है और प्रीपोजिशन फ्रेज को शुरू में सब्जेक्ट के पीछे भी दे सकता है। बस आपको ये रूल फॉलो करना आना चाहिए बेटा। ये नेक्स्ट पॉइंट। अब कहता है कि कुछ प्रीपोजिशंस है, जैसे लाइक का बेटा बच्चे कंफ्यूज हो सकते थे, इसीलिए लाइक डाल दिया उसने। तो कहता है कि ऐसे ही सर कौन कौन सी प्रीपोजिशंस होती हैं जिनसे हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कहता है कि देखो लाइक आ जाए, यहां पर लाइक दे सकता है, अरे लाइक नहीं तो लाइक दे सकता है। क्या आ जाए बेटा, विद आ जाए, विद दे सकता है। टूगेदर विद आ सकता है, टूगेदर विद, अरे टूगेदर विद नहीं तो बेटा अलोंग विद, अलोंग विद आ सकता है। उसके अलावा बेटा एंड नोट आ सकता है। ध्यान रखना एंड नोट आपकी प्रेपोजिशंस होती है। बट आ सकता है, प्रेपोजिशंस होती है। एक्सेप्ट आ सकता है, प्रेपोजिशंस होती है। इंस्टीड ऑफ आ सकता है, इंस्टीड ऑफ प्रेपोजिशंस है। तो कहता है कि इस तरह की पेपर वाला क्या डाल देता है, प्रेपोजिशन डाल देता, ताकि तुम क्या हो जाओ, पजल हो जाओ। तो बेटा पजल नहीं होना है। तो जब कभी भी इस में से कोई भी प्रेपोजिशन आ जाए तो ठीक उसके बाद तुमने उस प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में कर देना है, और वो जो वर्ब आएगी उसको किसके अनुसार बदलना है, उस प्रीपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट आएगा उसके अनुसार हमने उस वर्ब को यूज करना है। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं, बात कन्फर्म हो जाएगी बेटा। देखो जरा, हमने एक सेंटेंस लिखा, ही एंड नॉट आई एम इनवाइटेड टू द पार्टी। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है बेटा। अब जरा देखो क्या दिक्कत है, क्या गलती रह गई कि सर एंड नोट जरा भी क्या बताया आपको कि कहोगे सर प्रेपोजिशंस है, तो प्रीपोजिशंस के बाद कौन सा केस आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव। कहोगे सर आई तो गलत दे दिया, आई का फिर क्या कर दे, ऑब्जेक्टिव मी बना दे। और बेटा मैंने बताया था कि प्रीपोजिशंस के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, फिर क्या आ गई आपकी वर्ब। तो इस वर्ब को किसके अनुसार बदलेंगे बेटा, प्रीपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट होगा वो, तो ही हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो ही के अनुसार हमने क्या करना पड़ेगा, एम तो नहीं लिख पाएंगे, क्या लिखना पड़ेगा, इज लिखना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस क्या बन गया हमारा, ही एंड नॉट मी इज इनवाइटेड टू द पार्टी। अरे इसको ठीक जचाने के लिए क्या करोगे, इस प्रेपोजिशन फ्रेज को कहां लिख दोगे, पीछे। ही इज इनवाइटेड टू द पार्टी एंड नॉट मी, उसको इनवाइट कर दिया गया लेकिन मेरे को नहीं किया गया। तो ये ध्यान रखना, इस तरह के इसमें से क्या पूछे जाते हैं, एरर पूछे जाते हैं। आप एंड नोट की जगह क्या लिख सकते हो बेटा, बट भी लिख सकते हो। तो ये हमारा थर्ड रूल था कि ध्यान रखना कि जब कभी प्रीपोजिशन दे दी जाए तो उसके पीछे ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए, और वो जो वर्ब दे दी जाए उस वर्ब का सब्जेक्ट जो होता है वो शुरू में होता है बेटा, प्रीपोजिशन से पहले। उसके अनुसार हमने क्या बदलना है, वर्ब को बदलना है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट। अब रूल नंबर चलते हैं बेटा फोर्थ पे। ये सभी जितने भी पॉइंट मैं आपको करवा रहा हूं पेपर आपसे पूछता है, और अभी आपके मैंने कहा कि 4 से 12 और 13 से 21 तक जो आपके एग्जाम हुए थे, सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम हुए थे, उन सब में इनको डिस्कस किया गया है। उन सब में इनको किसी कॉमन एरर में या फिर इनको किस में दे दिया गया है बेटा, सीजीएल की बात करें तो स्पोर्टिंग एरर में डाल दिया, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के अंदर भी इनको दिया गया है। नेक्स्ट अगर हम रूल की बात करें तो फोर्थ पॉइंट जरा देखो। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि देखो कुछ ऐसी फ्रेज आती है, अरे जैसे एज वेल एज, ये आपकी क्या होती है, फ्रेज होती है। एज मच एज, नो लेस देन, नो लेस देन, नो लेस देन, या फिर कोई कंपैरेटिव डिग्री प्लस देन। ये क्या है, आपकी कुछ फ्रेजेज है, और इन फ्रेजेस का प्रयोग हम कब करते हैं, कंपैरिजन के लिए। अरे कब करते भाई, कंपैरिजन के लिए करते, तुलना करने के लिए। जब एक चीज की तुलना दूसरे से करनी हो ना, तो तब हम इन फ्रेज का प्रयोग करते हैं। अरे जैसे मैंने कहा कि यह रवि जो है श्याम से ज्यादा स्मार्ट है, तो मैंने बेटा तुलना कर रखी है। स्मार्ट तो दोनों है, लेकिन मैंने तुलना कर रखी कि ये रवि जो है श्याम से ज्यादा स्मार्ट है। तो कहता है कि इनका जब भी यूज किया जाता है तो किस में किया जाता है बेटा, कंपैरिजन के अंदर किया जाता है, तुलना करने के लिए। ध्यान रखना इनका यूज कब करते हैं, तुलना करने के लिए। तो कहता है कि सर इसके से पहले क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्टिव केस मिलेगा। अरे सब्जेक्टिव केस का मतलब समझ गए कि सब्जेक्ट होगा,
तो तुम ही बताओ, एक रूल आता है, रूल की बात कहें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि तुलना जब भी करते हैं तो समान चीज में होनी चाहिए बेटा। कभी हम ये थोड़ी बोल सकते कि तेरी शकल जो है जूते जैसी है, तो बेटा शकल की तुलना जूते से कैसे कर सकते हैं, गलत है। तो कहते हैं कि सर तुलना समान चीजों में होना चाहिए, जूते की तुलना जूते से ही करो, शकल की तुलना शकल से ही करो। व्यक्ति की तुलना बेटा कुत्ते से कैसे कर सकते हैं, जानवर हो जाएगा, जानवर की तुलना जानवर से, व्यक्ति की तुलना व्यक्ति से करो। तो कहते हैं कि तुलना समान चीजों में होनी चाहिए। समान चीज का मतलब समझ गए कि सब्जेक्ट की तुलना किससे करनी है, सब्जेक्ट से, और ऑब्जेक्ट की तुलना किससे करनी है, ऑब्जेक्ट से। वेरी गुड। अब जरा देखो बेटा, अगर हम इस सब्जेक्ट की, इसका मतलब सब्जेक्ट के पीछे हमने इनको यूज किया है, तो इसका मतलब हम इस सब्जेक्ट की क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। अरे तुलना कर रहे हैं, सब्जेक्ट की तुलना किससे करेंगे, तुम ही बताओ। क्या मैं ऑब्जेक्ट लिख दूं, कहोगे सर नहीं, गलत हो जाएगा, क्योंकि सर तुलना समान चीजों में होती है। आप यहाँ सब्जेक्टिव केस लिख रहे हो तो यहाँ पर भी क्या लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस ही लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो कई बच्चा सोच लेता है कि सर क्यों आया यहाँ पर सब्जेक्टिव केस, तो ध्यान रखना जब कभी भी ये दे दी जाए तो इनके बाद सब्जेक्टिव केस ही लिखा करो, क्योंकि सब्जेक्ट की तुलना कर रहे हो। अब दूसरा पॉइंट बेटा, यहाँ पर जब आप वर्ब यूज करोगे ना, आप यहाँ पर जो भी वर्ब यूज करोगे उस वर्ब का सब्जेक्ट जो होता है ये फर्स्ट बनता है। ध्यान रखना, उस वर्ब का सब्जेक्ट कौन बनेगा, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट। आप इस फर्स्ट के अनुसार ही क्या करोगे, वर्ब को भर पाओगे। ध्यान रखना, आपको ये जो वर्ब यूज करनी है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार ही आपने क्या करनी है, यूज करनी है। आप एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने कहा सेंटेंस, द प्रिंसिपल as well as his staff are dancing on that stage। ये सिंपल सा सेंटेंस बिल्कुल। मैंने क्या कहा था बेटा, सबसे पहले वर्ब ढूंढना है। आपने क्या ढूंढी, वर्ब आर। वर्ब से पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो बेटा एक तो बेटा ही स्टाफ क्या, प्लूरल नाउन। भाई स्टाफ का मतलब एक व्यक्ति तो रहा नहीं होगा, मोर देन वन पर्सन होते तभी तो स्टाफ बोलेंगे, तो इसका मतलब ये होगा प्लूरल नाउन। और तुम सबको पता कि सर वर्ब से पहले जो भी नाउन लिखे जाते हैं वो क्या बनते हैं, सब्जेक्ट। तो इसका मतलब ही स्टाफ भी सब्जेक्ट बनता है। उसके बाद हमने पहले लिखा बेटा प्रिंसिपल, ये सिंगुलर नाउन है। प्रिंसिपल का मतलब एक प्रिंसिपल, ये सिंगुलर और ये प्लूरल। लेकिन हमने क्या बात देखा रूल के अंदर कि देखा कि सर एज वेल एज दे रखा है, और आपने बताया था कि जब कभी भी एज वेल एज हो ना, ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है। ये क्या करता है, कंपैरिजन करता है। कंपैरिजन करता है तो इसके पीछे जो भी लिखोगे और इसके आगे जो लिखोगे वो सब्जेक्ट है, और इसके पीछे भी वो क्या माना जाता है, सब्जेक्ट ही माना जाएगा। लेकिन ये जो वर्ब आएगी ना, ये ही स्टाफ के अनुसार नहीं आएगी। अरे ये जो वर्ब आएगी ये सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आएगी। तो ये हमारा सेकंड सब्जेक्ट है और ये हमारा क्या बेटा, फर्स्ट सब्जेक्ट है। तो वो फर्स्ट के अनुसार आएगी। तो आपने फर्स्ट के अनुसार प्रिंसिपल तो सिंगुलर, तो वर्ब क्या लिखो, सिंगुलर लिखो। तो आर क्यों दे दिया बेटा, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, इज लिखना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा द प्रिंसिपल एज वेल हिज स्टाफ इज डांसिंग ऑन दैट स्टेज। तो इस तरह से इसमें से क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक और देखो बेटा सेंटेंस, मैंने कहा आई एज मच एज यू आर इंटेलिजेंट। जरा देखो बेटा सिंपल सेंटेंस बिल्कुल। हमने क्या ढूंढा बेटा, सबसे पहले हमारा तरीका क्या था, वर्ब ढूंढने का। अब वर्ब से पहले गए तो यू भी सब्जेक्ट बन सकता है, क्योंकि वर्ब से पहले जो प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्ट बनता है। भाई आई भी बन सकता है, लेकिन क्या आ गया बेटा, एज मच आ गया। मैंने कहा था भाई अगर इनमें से कोई भी आ जाए तो उसके पीछे वाला सब्जेक्ट क्या माना करो, सेकंड सब्जेक्ट। ये सेकंड, पहले वाला फर्स्ट सब्जेक्ट। और वर्ब बेटा किसके अनुसार भरनी है, पहले के अनुसार। तो आई के अनुसार बेटा क्या आएगा, तुम ही बताओ। आई के अनुसार आर आ सकता है, कहोगे सर नहीं, क्या लिखना पड़ेगा, एम लिखना पड़ेगा। आई एज मच एज यू
एम इंटेलिजेंट। तो इसका मतलब क्या होगा भाई, जितने इंटेलिजेंट तुम हो ना उतना ही इंटेलिजेंट मैं हूं। तो क्या होता है बेटा, सिमिलरिटी शो कर रखी है। तो ध्यान रखना, जब कभी भी ये आएंगे तो इनके बाद वाला सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा, वो वर्ब जो होती है लेकिन पहले के अनुसार लिखनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन समान चीजों में होता है, इसलिए इसको सब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ता है। एक और देख लो बेटा, मैंने लिखा ही इज स्मार्टर देन आई। अब जरा इस सेंटेंस को देखो बेटा, आई लिखूं या मी लिखूं यहां पर? तो यहां पर क्या बेटा, मैंने क्या कहा था कि कंपैरेटिव डिग्री आए। अरे जिसके पीछे ई आर आता वो कंपैरेटिव, जिसके पीछे एस टी आता वो सुपरलेटिव, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। वाइज, वाइजर के पीछे आर आ गया तो बेटा कंपैरेटिव, वाइजेस्ट सुपरलेटिव हो गई। तो ये होगी कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री होगी तो बेटा ये क्या आ गया इसके पीछे, ठीक कंपैरेटिव वर्ड होता है। देन जो होता है वो कंपैरेटिव कंजक्शंस होता है, ध्यान रखना। हरियाणा एग्जाम में पूछ लेता अंडरलाइन करके इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, तो क्या बोलोगे सर ये कंपैरिजन कंजक्शंस है। कंपैरिजन, कंजक्शंस ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ये कंजक्शंस होता है। अब जरा देखो क्या बताया था कि तुलना समान चीजों में है, तो ये ही क्या है, सब्जेक्टिव केस में। तो इसकी तुलना करेंगे तो किस केस का प्रोनाउन लिखना पड़ेगा, सब्जेक्टिव केस का ही लिखना पड़ेगा। मी तो ऑब्जेक्टिव केस था, तो मी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो मैंने आपको 4 पॉइंट बताए, ये चारों पॉइंट आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं और बार बार इनको पूछता है। तो ये ध्यान रखना कि किस तरह के इनमें से क्वेश्चंस आए, बहुत ही आसान थे। अब हम थर्ड पार्ट, ये हमारा सेकंड पार्ट था बेटा प्रोनाउन का। प्रोनाउन के थर्ड पार्ट में हम कुछ नेक्स्ट पॉइंट ऐसे लेके आएंगे जो पेपर हमसे पूछ रहा है अब, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उनको लेकर डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए आप सबको गुड बाय। बाद में काटना भाई, बस दिखाइए भाई, इतनी नहीं बनानी ना भाई, छोटी बनानी यार, बहुत होगी।